आइए, ओलंपिक खेलों के संबंध में हमारी बात चल रही थी। इससे पहले मैंने ओलंपिक खेलों का इतिहास पूरा बता दिया था पहले लेक्चर के अंदर। दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कैसे पदक जीते, जैसे मनु भाकर का नाम आया। उसके साथ साथ उन्होंने युगल में भी एक खिताब जीता था, ठीक है, जोड़ीदार मिश्रित जिसको आप कह सकते हो, उसमें भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था। तीसरा पदक जीतने में वो चूक गई थी, नहीं तो हैट्रिक बन जाती। ये सब बातें हमने की हुई है। अब देखिए, जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं खिलाड़ी के संबंध में, वो है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट, ये है, लगा दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विनेश फोगाट। पर्टिकुलरली आप जानते ही हो, हरियाणा से इनका संबंध है। हरियाणा के खिलाड़ी ही, इनका ही ज़्यादा योगदान है, कुश्ती से संबंधित है ये। इसके आगे लिख दीजिए कुश्ती, ध्यान रखना, कुश्ती हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, और ये आपका मुक्केबाजी हो गया। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने कल इस संबंध में कुछ चीज़ें, क्वेश्चन भी डाले थे, तो आप देखिए कैसे गलत कर रहे हैं, समझे ना। कुश्ती, मुक्केबाजी, तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है आपने। तो कुश्ती से संबंधित है ये, और इन्होंने क्या किया है, 50 केजी वर्ग, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। अब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, किंतु परंतु ही नहीं है ये। 50 केजी वर्ग भार में, 50 केजी भार वर्ग में, अब देखिए इनका जो मुकाबला था, दो आपस में कुश्ती की, कौन कौन से हैं वो। एक का नाम है लोपेज गुजमान। लोपेज गुजमान, गुजमान, ये बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है, ध्यान रखना। इसका नाम आपने ध्यान में रखना है, लोपेज गुजमान। ये क्यूबा की है। इनको हराना बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ी। ये भी चर्चा चल रही है कि यदि इसको हराया है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये, समझे ना। ये नॉर्मल खिलाड़ी नहीं है, ये बहुत प्रशिक्षित खिलाड़ी है, शानदार खिलाड़ी है। और विनेश फोगाट, इन दोनों के बीच में मुकाबला हुआ। कौन सा भार वर्ग था? 50 केजी भार वर्ग, ध्यान रखना ये, ठीक है। अब ये जो इसमें विनेश फोगाट जो है, ये विजेता रही, ये जीत गई। तो जब ये जीत गई तो इन्हें कौन सा पदक मिला? सिल्वर, सिल्वर मेडल, रजत पदक, रजत पदक, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, जब इन्होंने रजत पदक जीता, खुशी थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़े ही समय पर जब इनके भार की जांच हुई तो 100 ग्राम भार ज्यादा पाया गया। 100 ग्राम, आप सोचिए क्या होता है 100 ग्राम। 100 ग्राम भार ज्यादा पाया गया। और जब ये 100 ग्राम भार ज्यादा पाया गया तो उस दिशा में क्या हुआ, इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब इनको ना रजत मिलेगा, ना ये आगे गोल्ड के लिए खेल सकते, नहीं तो ये आगे गोल्ड के लिए खेलते। तो बेटा 2 मिनट रुक जाओ यार, रुक जाओ यार, क्यों ज्ञान बांटते हो बेमतलब में? कोई बात तो कहने दो मेरे को। दे दिया रजत? बताइए कौन है कहने वाला? रजत दे दिया है? कोई आप में से बोलने वाला? हो गया, रजत मिल गया, लिखा दो रजत मिल गया। ऐसे ही बेमतलब में आधी अधूरी बातें करते रहते हो। तो यहां पर क्या हुआ, 100 ग्राम जो वेट है इनका ज्यादा पाया गया, तो इनको डिस्क्वालीफाई कर लिया गया। अब देखिए 2 चीजें हैं यहां पर आपके लिए, क्या काम की चीजें हैं। एक तो
100 ग्राम भार ज्यादा होने के कारण इन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, अयोग्य घोषित किया गया। अब यहां दो चीजें हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो किसने किया, मतलब वो कौन सी संस्था है जिन्होंने इसे डिस्क्वालीफाई किया, समझे बात को। फिर इन्होंने कहीं ना कहीं अपील की होगी, भाई मैं सही हूं, समझे ना। तो दूसरा आपके सामने ये सवाल पैदा होता है कि ये जो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, फिर क्या आप इसकी अपील कर सकते हो? बिल्कुल की जा सकती है। तो अपील कहां की जा सकती है, ये है। अब इनकी अपील यहां गई है, अब ये क्या डिसीजन देते हैं, ये अभी आज के टाइम 10 अगस्त 10 बजे अभी कुछ नहीं कह सकते। अब हो सकता है कोई दोपहर बाद इनको कह दे कि सिल्वर मिल जाएगा, हो सकता है ना कहे, ये भविष्य के गर्भ में है, और जैसे ही हो जाएगा तो एक सिल्वर ही हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आज की क्लास जो है हमारी, ये चेंजेबल हो सकती है। हो सकता है आज जो हम लिख रहे हैं वो कल और लिखें, लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी आपके सामने आएगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्क्वालीफाई करने वाली संस्था कौन सी है, उस संस्था का नाम क्या है। मैंने कल टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन बना के भी डाला था, तो वो है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। लिख दीजिए, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। अब ये सवाल पैदा होता है दूसरा कि अपील कहां पर की जाती है, क्या चीज? अरे यार कमाल करते हो आप भी यार, चकलंगू हो पूरे। अरे ये भारत लिखूंगा मैं, 100 ग्राम भारत, क्या बात करते हो यार, इसमें भी बहस करते हो, कमाल करते हो यार। ये तो तय लिखा गया, आप खुद समझदार हो, बाहर तो ही नहीं सकता। सर ये भारत है या भारत है, पता नहीं क्या रिप्रेजेंट करते हो इस चीज को। आप ये कहते हैं ना मुझे, सर वो तय हटा दो, मुझे ज्यादा अच्छा लगता। आप ये कहते हैं ना वो तय हटा दो, मुझे ज्यादा अच्छा लगता। आप कहते सर भारत है कि बाहर है, फिर मुझे आप पे संदेह होगा कि यार ये पूछ क्या रहा है, ये तरीका बदलिए, आपका एक शब्द आपको पूरा दिखा देगा ये। अब है कोर्ट ऑफ ऑर्बिस्ट्रेशन, ये नाम याद रख जाना, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स। चले, ये दो आपको याद रखना है, क्लियर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लोपेज गुजमान, ये महत्वपूर्ण है। अब जो डिसीजन आएगा उस आधार पर फिर हम इसको मोड़ देंगे। अब यहां 2-3 चीजें हमारे सामने आई। जैसे एक चीज आई कि ये जो विनेश फोगाट है, इन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष से बात की, ये आई, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पहले कराया हुआ है, अभी मैं इसकी डिटेल आपको दे नहीं सकता। पीटी उषा, ये नाम आपके रच बस जाना चाहिए। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है ये पीटी उषा, उड़न परी के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये अपने आप में एक चीज महत्वपूर्ण बन जाती है। दूसरा ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि यहां पर विनेश फोगाट आहत हुई, ओबियसली बात है। आप इंटरव्यू हो आपका और बैठे हो तैयार होकर कि मुझे कल इंटरव्यू देना है, और आपको कह दे नहीं नहीं आपका तो मेंस ही क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आप सोचो आपके दिमाग पर क्या चलेगा, बहुत बड़ी बात होती है। आहत हुई और इन्होंने संन्यास ले लिया। तो आपको ये भी अभी ध्यान रखना है कि इन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। ये कुछ अपडेशन अभी आज की डेट तक हमारे पास है, कल इसमें हो सकता है कुछ बदलाव आ जाए। मैं
रिपीट कर रहा हूं ये चीजें, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जब अखबार पढ़ो तो इन चीजों को जब आप देखो, जब ये नाम आए कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने इन्हें रजत पदक दिया या मना किया, जो भी आए, तो आपके दिमाग में आए कि डिसीजन किसने दिया था ये, ठीक है, अयोग्य किसने घोषित किया था, कौन अयोग्य घोषित कर सकता है, समझे ना बात को, ये चीजें हैं। समझ में आई जी बात सारी है? चलूं आगे। अब हमने हॉकी में कांस्य पदक जीता है, लिखिए भारत ने हॉकी में कांस्य पदक जीता। हॉकी में कांस्य पदक जीता, और वैसे तो पहले जीत चुके हैं, मैंने वहां पर पहले लेक्चर में आपको पूरा हॉकी का बताया था, सारा मामला, कितने पदक वगैरह सारे बताए थे आपको मैंने। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी जीता था, पिछली बार जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक था ना, उसमें भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो एक बात चल रही है कि लगातार दूसरी बार जीता, लेकिन 52-54 साल के बाद में, ठीक है ना। बस आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि यहां पे लिख दो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी कांस्य पदक जीता था, 20 में भी कांस्य पदक जीता था। दो 2020 में भी कांस्य पदक जीता था ये। चले आइए, अब आप देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता। एक आपको यह ध्यान रखना है कि किसको हराकर जीता, स्पेन की टीम को हराकर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्पेन। ऐसे छुपे हुए क्वेश्चन आएंगे आपके अंदर। चलें आइए, भारत में हॉकी के जो कैप्टन थे हरमनप्रीत सिंह, तो हरमनप्रीत सिंह का संबंध किससे है, और हरमनप्रीत कौर का संबंध किससे है, क्रिकेट से। ध्यान रखना, सिंह और कौर, सिख धर्म के अंदर यदि आप नाम के आगे सिंह लगा देते हो तो वो लड़का होता है, और कौर लगा देते हो तो वो लड़की होती है। तो हरमनप्रीत कौर ये भी बहुत फेमस खिलाड़ी है, लेकिन ये महिला क्रिकेट की है, समझे ना बात को। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं, तो हो सकता है आपके वो थोड़ी छूट गई हो, ठीक है। इनका जो निक नेम है, इन्हें कहा जाता है सरपंच साहब। ये वैसे नहीं आता जैसे हम इसको बेगड़ा बोलते हैं, वैसे नहीं आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि आके ये कह दे कि राकेश मेहरा जी के क्लासेस में एक महमूद बेगड़ा है, तो फिर वो क्वेश्चन आने लायक बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें सरपंच साहब कहकर संबोधित किया, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है, वैसे नहीं आता, वैसे नहीं आता, समझे ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, बोलचाल में जैसे इस्तेमाल करते हैं नाम, जैसे किसी का दोस्तों में नाम रख दिया जाता है ना, वैसे। अब देखिए, एक पीआर श्रीजेश है, गोलकीपर थे, उनको ये कांस्य पदक समर्पित किया गया है। लिखिए, यह पदक पीआर श्रीजेश को समर्पित किया गया है। पीआर श्रीजेश, ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण है। आगे चलकर मैं आपसे बात करूंगा कि पीआर श्रीजेश और जो मनु भाकर है, ये जो पेरिस ओलंपिक का जो समापन समारोह होगा उसमें ध्वजवाहक होंगे, ठीक है ना, ये घोषणा भी हो चुकी है। लेकिन ये पीआर श्रीजेश अब इंपॉर्टेंट हो गया, ये दोनों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों खिलाड़ी। पीआर श्रीजेश गोलकीपर, इसके बाद ये नहीं खेलेंगे, अंतिम इनका ओलंपिक खेल था ये, ठीक है। तो इनको ये समर्पित किया गया है ये।
समझ में आई जी बात सारी? चलो देखिए, हो सकता है आप उन चीज़ों को ना समझते हो, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जब भी आप अखबार पढ़ो, यदि आपके सामने कोई शब्द आ जाए तो उस शब्द को भी थोड़ा नोट किया करो। आप विश्वास कीजिए, आपको कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। सीधा नहीं आएगा वो, लेकिन यदि आप हिंदी सब्जेक्ट के कहीं आपके सिलेबस में आता है तो जरूर आता है। जैसे यहां पर एक शब्द मैंने देखा था, हॉकी में हनक, हनक शब्द राजस्थान पत्रिका के अंदर आया था, हॉकी में हनक। ठीक है, फिर कांस्य पदक जीता। ठीक है, 52 साल बाद लगातार कांस्य पदक, दूसरी बार कांस्य पदक जीता। ये जो हनक होता है ना, इसका अर्थ होता है हेंकड़ी करना, बड़ी हेंकड़ी रखता है। ठीक है ना, और कह सकते हो गर्व, हॉकी में गर्व, ये हेंकड़ी बोलते हैं, गर्व बोलते हैं, अकड़ बोल सकते हो, हॉकी में अकड़ते हैं हम, ऐसे ये चीजें हैं। अब हॉकी में और कौन कौन से पदक जीते हैं हमने, ये पहले लेक्चर में आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब जो नहीं पढ़ा है उसका देखो कुछ नहीं कह सकते हम, ये चीजें हैं। समझ गए मेरी बात को? आइए अब मैं बात करना चाहूंगा नीरज चोपड़ा। इनका संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक। चले लिख दीजिए, इन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंक में रजत पदक जीता। सिल्वर आ गया ये, लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको। आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, 21-22 के, आपको ऐसी चीजें मिल जाएगी। ओलंपिक जब हुआ था ना, टोक्यो ओलंपिक, उसमें ये चीजें आई हुई है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल के साथ है, हरमनप्रीत सिंह का संबंध किसके साथ है, PR श्रीजेश का संबंध किस खेल के साथ है। ये तो बेटा नॉर्मल चीजें होती है, ये सब आता है, ये चीजें हैं महत्वपूर्ण। रजत पदक जीता। यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि यहां पर गोल्ड किसने जीता था? अरशद नदीम ने। अरशद नदीम ने, ये पाकिस्तान के हैं। अब ये महत्वपूर्ण है, अब महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना, पाकिस्तान के हैं ये। और इसमें आपने लिखना है, इसके नीचे लिख दीजिए 92.97 92.97 मीटर भाला फेंक कर, ये चर्चा में रहे ये इस टूर्नामेंट के दौरान। अरशद नदीम पूरे अखबार में छाए हुए हैं। आप देखिए, भारत और पाकिस्तान, जहां हम आपस में लड़ते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं, एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं, वहां पर देखिए नीरज चोपड़ा की मां ने क्या कहा, अरशद नदीम ये भी हमारा ही बच्चा है। फिर अरशद नदीम की मां क्या कहती है, वो भी हमारा ही बच्चा है, अगली बार नीरज गोल्ड लाएगा। बहुत बड़ी बात है। और अपने यहाँ क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम, ये फलाना ढींगड़ा, ये चीज़ें, इनसे बाहर निकलिए। ये कुछ लोग ही होते हैं जो गलत चीज़ें करते हैं, और इनका ज़्यादा समर्थन मत किया करें, मैं तो यही कहूँगा जी।
किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस जो होती है सबसे बड़ी होती है। किसी का आना जाना कुछ नहीं है। बांग्लादेश के अपने हालात हैं, वो भूत रहे, पाकिस्तान के अपने होते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कुछ भी चीज़ें कि ये आ जाएंगे मार देंगे वैसे कर देंगे, कुछ नहीं है। ये सोशल मीडिया की चीज़ें होती है। और कुछ हमारे नेता इतने बढ़िया तरीके से मंजे हुए हैं कि उनका और कोई काम तो है नहीं। राजनीतिक तंत्र विफल है, और विफल है तो फिर उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ता है। बस एक सवाल का हमेशा ध्यान रखना, यदि इनके कहने पर आपने यदि कोई गलत पोस्ट कर दी, किसी तरीके से कोई गलत काम कर दिया, कोई ऐसी पोस्ट कर दी जो पोस्ट नहीं करना चाहिए था, लड़ाई कर ली और सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, तो उसमें परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। कोई आज तक किसी भी इतिहास में देख लीजिए, कोई नेता नहीं मारा गया दंगों में। आज तक एक भी अपवाद भी नहीं मिलेगा आपको, नेता नहीं मारा गया। तो हमेशा ये ध्यान रखा करो, ये ऐसी चीजों का साथ मत दिया करो। 89.45 भाला फेंक में रजत पदक जीता। अब ये जो रजत पदक जीता, वापस आ जाइए, लिखिए यहां पे, लिखिए लगातार 2 पदक ओलंपिक में जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी। लगातार, ये लगातार भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। 2 पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड खिलाड़ी है। ऐसे शब्द भी इस्तेमाल कर लेते हैं, भारतीय ट्रैक और फील्ड खिलाड़ी। क्यों लगातार 2 क्यों है? इसका मतलब इन्होंने पिछली बार भी जीता होगा। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 के अंदर हुए थे, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। गोल्ड जीता था इन्होंने, ठीक है ना। चलिए, तो जो इन्होंने गोल्ड जीता था, इसी के तहत ही इन्होंने गोल्ड जो जीता था ना, वो 7 अगस्त को जीता था, ठीक है ना। तो इस 7 अगस्त को जो मनाया जाता है, ये है जेवलिन थ्रो डे, भाला दिवस, जेवलिन थ्रो डे। ये आपको रिपीट करा रहा हूं, हालांकि कई बार कराया हुआ है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये जेवलिन थ्रो डे। चले, अब एक पदक और हमें मिला है, अमन सहरावत। अमन सहरावत, ये कुश्ती से संबंधित है। इनका संबंध भी झज्जर हरियाणा से है, और झज्जर हरियाणा का संबंध भी मनु भाकर से है। अमन सहरावत पहली बार ओलंपिक में गए हैं ये, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिए पहला ओलंपिक खेल, पहला ओलंपिक खेल। पहला ओलंपिक खेल। लिखिए, इन्होंने 57 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। 57 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। चले, अब इन्होंने जो जिसको हराया उसका नाम है डारियन क्रूज।
लिखिए, इन्होंने डारियन क्रूज, ठीक, मैं यहां पर एक नाम लिख रहा हूं, प्यूर्टो रिको। ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस नाम को जानते हैं? मजा आ जाएगा मुझे यदि आप बताओ, प्यूर्टो रिको, ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस नाम को जानते हैं? आपने कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा? कोई बात नहीं, आपने भी नहीं पढ़ा होगा। हाँ जी, आपने पढ़ा? प्यूर्टो रिको, पोर्टो रिको भी कह दो, आपने नहीं पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा? गुड यार, बहुत बढ़िया। ये वेस्ट इंडीज कंट्री है, वेस्ट इंडीज कंट्री है। इधर क्यूबा पड़ता है, इधर हेती पड़ता है, इधर डोमिनिक गणराज्य पड़ता है, इसके पास पोर्टो रिको पड़ता है। अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, वैसे कैरेबियन सागर भी कह सकते हो। वेस्ट इंडीज कंट्री है ये है। थोड़ा ध्यान रखा करो, वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने का सबसे ज्यादा फायदा यही होता है। लिख दीजिए, इन्होंने डारियन क्रूज को हराया। चले, एक बात और चर्चा में चल रही है, इसमें लिखिए, यह ओलंपिक खेलों में कुश्ती का 8वां पदक है। ओलंपिक खेलों में कुश्ती का 8वां पदक है। सबसे पहले जो जीता था वो केडी जाधव ने, केडी जाधव ने कुश्ती में सबसे पहले जीता था 1952 में। फिर सुशील कुमार ने जीता था 2008 के अंदर। सुशील कुमार, आप देखिए कितना लंबा सफर तय करना पड़ा। फिर सुशील कुमार ने जीता था 2012 में। 2012 में, ठीक है ना। और फिर चौथा लिखिए, योगेश्वर दत्त, इन्होंने भी 2012 में जीता, 2012 में जीता। साक्षी मलिक, इन्होंने 2016 में जीता। साक्षी मलिक। अब देखिए, आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है। 2016 में रियो डी जेनेरियो में ये हुआ था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो विनेश फोगाट है ये अब चर्चा में है, ठीक है ना। तो हो सकता है इनको रजत मिल जाए। तो आपसे यहां पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ओलंपिक खेलों में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो आपका ध्यान कहां जाएगा? ध्यान तो विनेश फोगाट की तरफ जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। साक्षी मलिक पहली महिला खिलाड़ी है। लिख दीजिए, ओलंपिक खेलों में कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली महिला, कुश्ती में पदक जीतने वाली पहली महिला। उसके बाद रवि दहिया, बजरंग पूनिया, इन्होंने 2020 में जीता था।
तो ये जो भी है ये सभी आपके क्या है, कांस्य है और रजत है। दो इनमें सिर्फ 3, 4, 5, 6 कांस्य है और 2 रजत है। गोल्ड नहीं है। अभी तक हम कुश्ती में गोल्ड नहीं ला पाए हैं। क्लियर होगी बात सारी? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बिल्कुल गड़बड़ी मत कर देना। तो अभी तक जो हमारे पास डिटेल थी वो ये थी, साक्षी मलिक ये अब विनेश फोगाट के कारण इंपॉर्टेंट बन जाती है। उससे टच करके आपसे पूछ सकता है वो, क्योंकि वो जानता है कि हम विनेश फोगाट पर स्थिर है अभी। और यदि अब देखिए विनेश फोगाट को यदि रजत मिल जाता है तो फिर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगी वो चीजें। ठीक, चलिए अब जो ओलंपिक खेलों के संबंध में जो न्यूज है हमारे सामने वो ये है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक एक तो है मनु भाकर, दूसरे हैं PR श्रीजेश। मनु भाकर का संबंध किससे है? निशानेबाजी। और PR श्रीजेश का संबंध किससे है? हॉकी। और ओलंपिक खेलों के प्रारंभ में, शुभारंभ में ध्वजवाहक कौन थे? अचंत कमल, PV सिंधु। ठीक, एक महिला एक पुरुष, इस रूप में आप इसको देख सकते हो। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई है। ये जो आज का लेक्चर है ये हो सकता है चेंज हो जाए। ये चेंज कब हो जाएगा? जब यदि विनेश फोगाट को रजत पदक मिल जाता है तो। अब देखते हैं आगे की क्या स्थितियां हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 1-2 लाइनें खाली छोड़ना, हो सकता है कुछ और हो जाए। क्लियर? एक चीज मैं यहां पर और करना चाहूंगा कि ये जो साक्षी मलिक है, यहां लिखना कांस्य पदक। इन्होंने कांस्य पदक जीता था। आइए, ये जो सुशील कुमार हैं इसमें लिखो रजत। रवि दहिया जो है रजत। और जितने भी सारे हैं, ठीक, उनका कांस्य है। ये भी कांस्य है, ये भी कांस्य, ये भी कांस्य, ये भी कांस्य। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और अमन सहरावत का भी क्या है? कांस्य। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यदि विनेश फोगाट रजत पदक ले लेती है तो फिर एक नया क्वेश्चन बन जाएगा कि ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन सी है कुश्ती में। ठीक है ना? कुश्ती के अंदर वो नाम देगा आपको, तो फिर विनेश फोगाट हो जाएगी। ध्यान रखना, ठीक है ना? ऐसे घुमा फिरा के बनते हैं क्वेश्चन, ये जानबूझकर आपको बता रहा हूं। ये चीजें ऐसे ही पेपर तैयार होता है आपका, और वहीं पर हम गड़बड़ी कर जाते हैं। तो कुश्ती इस पूरे पेरिस ओलंपिक में चर्चा में रही है, तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। ये पहले भी अपना प्रदर्शन 1952 के बाद नहीं रहा, लेकिन 2008 के बाद में अच्छे प्रदर्शन रहे, चाहे 2012 क्यों ना हो। ठीक है ना? ये आइए, अब वैसे तो देखिए यहां आप ध्यान दें, गौर करें। जब आप गौर से देखोगे 2008 में सुशील कुमार ने पदक जीता, कांस्य पदक। फिर 2012 लगातार हो गए ना, तो लगातार ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले
पहले खिलाड़ी कुश्ती के अंदर, इसलिए यहां थोड़ा सा आप सेट कर लीजिए। पहले भाला फेंक खिलाड़ी, पहले भाला जेवलिन थ्रो खिलाड़ी, ठीक है ना। इसको ऐसे भी आपके अखबारों में लिखा गया है, ट्रैक एंड फील्ड, ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी। ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी। अब जो आपके जो क्वेश्चन आएंगे ना, यहां से ऐसे उठेंगे ये क्वेश्चन अरशद नदीम के बारे में, ठीक। वो जो ये वाला मैंने आपको बताया था, ये PR श्रीजेश, ये वाला लोपेज गुजमान, क्यूबा की है ये। चलिए जी, ओलंपिक खेलों में अब तक जो हमारे पास न्यूज़ थी वो कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं आगे की क्या स्थितियां हैं, वो तब की तब अपडेट करेंगे। वैसे 11 अगस्त को कल समापन समारोह है, लेकिन पूरी डिटेल कल हमारे सामने जो भी आ जाएगी, किसने सबसे ज़्यादा पदक जीते, कम से कम 1-2 क्लास और होगी इसकी, ठीक है, देखते हैं।